हेलो स्टूडेंट्स। ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये क्लास 9th के लिए है ना, कि जो स्कूलिंग के बच्चे हैं तो जो अपना ज्योमेट्री पोर्शन है वो आपका जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, उसके लिए एक पर्सन आए थे आपके यूक्लिड। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है ना, तो उस बुक में उन्होंने क्या बहुत सारे डेफिनेशंस लिखी ज्योमेट्री के रिगार्डिंग, और उसको एक नाम दिया गया था, वो था एलिमेंट्स। मतलब उसके जो कलेक्शन ऑफ बुक्स थे ना उनके, उसको नाम दिया गया एलिमेंट्स। तो ज्योमेट्री है वो आपका कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे इसका हिस्ट्री रहा है, वो सब चीज़ें मैं ना एक ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ ना, कि कैसे कैसे आया। अब होता क्या है कि मैथ्स में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, देखा जाए तो ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है आपका, फिर आपका मेंसुरेशन अलग हो गया, अर्थमेटिक अलग हो गया, है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट है वो अलग हो गया। तो इस तरीके से मैथ्स को कुछ पर्टिकुलर ब्रांच में डिवाइड किया गया आपका, उसमें से एक है ज्योमेट्री। अब हुआ क्या कि जो ज्योमेट्री का स्टार्टिंग ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, देखिए। तो इसको बोलते हैं रूट वर्ड्स को समझना, है ना। रूट वर्ड इसमें दो हैं आपका, एक है जियो, एक है मेट्रियन। इनको बोलते हैं रूट वर्ड्स भी, है ना, रूट वर्ड्स हैं ये। तो ये एटिमोलॉजी है, दैट मीन्स इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्री का, वो अपन पहले समझ लेते हैं। तो जियो, जियो का मतलब होता है, ये जियो है एक्चुअल में ग्रीक जो लैंग्वेज है वहाँ से आया है, उसका मतलब होता है अर्थ। तो जियो का मतलब होता है अर्थ। जहाँ कहीं पे भी आपको दिखे जियो, उसका अर्थ होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, अर्थ होगा। ठीक, जैसे जियोग्राफी है ना, तो उसमें जो जियो आ रहा है वो आपका अर्थ से रिलेटेड ही होता है ना, जियोग्राफी हो गया। तो ये जियोमेट्री, मेट्री ये वर्ड है, इसका मतलब ये है मेट्रियन, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, टू मेजर, मतलब मेजर करना किसी चीज़ को। तो इन दोनों वर्ड को अगर कंबाइन करो आप, तो आप क्या पाओगे, जियो मीन्स अर्थ, मेट्रियन मीन्स टू मेजर। दैट मीन्स जो बेसिक इसका मतलब हुआ, सो बेसिकली जियोमेट्री रिलेट्स टू मेजरिंग लैंड और अर्थ। अर्थ का यहाँ पे मतलब है लैंड, और पर्टिकुलर अगर आप बोलना चाहो अर्थ, यहाँ पे ये नहीं है कि पूरा अर्थ को आप मेजर करने बैठ रहे हो ना। हुआ क्या कि बहुत सारे साल, बहुत साल पहले जब आपका ह्यूमंस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था ना, फ्रॉम स्टार्टिंग ह्यूमंस को एक क्यूरियोसिटी थी कि ये पर्टिकुलर जो फील्ड है वो किस टाइप का है, किस शेप में है ना। तो जैसे वन बाय वन करके अपन समझते हैं कि क्यों लोगों को ज़रूरत पड़ी कि ज्योमेट्री से अपने को कनेक्ट होना चाहिए, कैसे उनके मन में आइडिया आना स्टार्ट हुआ ना। तो जैसे अभी ये है कि आदमी है वो अर्थ पे जा रहा है, पॉसिबल फ्यूचर वहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ये स्ट्राइक कब होना स्टार्ट हुआ कि हाँ अर्थ के बाहर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें कब होती है, जब अपन उसको ऑब्जर्व करते हैं ना। सेम चीज़ पहले के लोगों ने किया, वो बैठ के बस ऑब्जर्व करते थे कि अच्छा कुछ ऐसा डेवलप करें तो क्या हो सकता है, इस टाइप की कुछ कैटेगरी को अपन एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रख सकते हैं क्या, इस तरीके से वो ऑब्जर्व करते थे। तो फ्रॉम स्टार्टिंग देखो, जब एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्ट में था, बेबीलोनियन हो गया, इंडिया, चाइना, ग्रीस, है ना। इन सब में जो आपके पीपल रहते थे वो सब ऑब्जर्व करते थे इस टाइप की चीज़ें। और इन पर्टिकुलर इजिप्ट देखो, वहाँ पे क्या रहता था, जो नाइल रिवर है आपका, वो नाइल रिवर क्या रहता था, फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन डेवलप होती थी वहाँ पे ओकेजनली, है ना। तो वो फ्लड वाली सिचुएशन में क्या होता था कि जो आसपास का जो भी लैंड था, जो भी आपका अर्थ था पर्टिकुलर, उसको वो पूरे को वाइप आउट कर देता था। तो वाइप आउट इस तरीके से कि मतलब जैसे मिट्टी मिट्टी रहता है ना, जो अपन डिस्क्रिमिनेट कर, मतलब ये जो भी आपके दो फील्ड होते हैं उनको आप अलग अलग कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। मान के चलो कि ये किसी दो फील्ड हैं, ये आपका है और ये आपके नेबर का है, ठीक है। तो ये आपका फील्ड है, ये कौन डिसाइड करता है, ये वाली है ना। यहाँ पे जो मिट्टी होती है, या यहाँ पे आपने जो भी बैरिकेड्स लगा रखे हैं, है ना, कि मान के चलो ऐसे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, तो ये डिमार्केट करते हैं आपके कि ये इधर वाला आपका फील्ड है लेफ्ट साइड में, और इधर वाला राइट हैंड साइड में उनका फील्ड है। बट होता क्या था, जब फ्लड आता था ना, तो ये जो रहता था यहाँ पे मिट्टी या आपने जो लगा रखा है, उसको वो क्या कर देता, वाइप आउट कर देता था। अब मान के चलो कि ये वाला तो यहाँ पहुँच गया जो आपने कर रखा था, मान लो कुछ लगा रखा हो, या जो मिट्टी होती थी वो क्या हो गई, फ्लो हो गई ऐसे पानी के साथ ही। तो क्या रहा, ये आपका लैंड मास अब कैसे बन गया, ऐसे बन गया पूरा, ठीक। तो अब
आपको आइडिया नहीं होगा कि आपके वाला कितनी डिस्टेंस तक था, मतलब इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या था ना। तो ये सब चीज़ों में दिक्कत आने लग गई। तो वहाँ पे क्या होती थी फिर कि फाइट वाली सिचुएशन हो जाती है ना कि अच्छा ये तो मेरा लैंड था, वो बोलेगा नहीं मेरा लैंड था, ये मेरा फील्ड था, वो मेरा फील्ड था। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें होती थी लोगों को। तो ये नाइल रिवर की वजह से क्या हुआ, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती थी। ये तो एक की स्टोरी है, कहाँ की, इजिप्ट की। नेक्स्ट थिंग देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें अपना क्या रहता था कि बहुत सारा, जब आप हड़प्पा मोहनजोदारो देखते हो ना, तो वहाँ पे क्या रहता है, अपन ऑलरेडी स्टडी करते हैं कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसके जो पीपल थे, वो सोसाइटी और पीपल वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते थे। और ऐसा बोलते हैं कि जो अपन अभी रह रहे हैं ना, जो अपना सिटी का स्ट्रक्चर होता है, वो सब उस टाइम पे भी रहता था। उनका वेल प्लान सिटी हुआ करता था जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहता था। ठीक है, अभी भी आप देखे होंगे एक्सकवेशन में बताते हैं कि मतलब काफ़ी लेंथ तक पूरे सिटी से होते हुए आउटसाइड तक के लिए आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। दैट मीन्स वो पहले से ही अवेयर थे किसके लिए, क्लीनलीनेस के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें थी, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थे, प्लान सिटी हुआ करती थी उनकी। उसमें भी कैटेगरी हुआ करती थी कि हाई क्लास पीपल है वो वहाँ पे रहेंगे, लो क्लास वाले नीचे रहेंगे, है ना। तो चलिए ये तो अभी नहीं पॉसिबल है अपना, बिकॉज इंडिया में डेमोक्रेसी हो चुका है, ऑल पीपल्स आर ट्रीटेड एज ए इक्वल, है ना। उसमें क्या रहता था, आपका पैरेलल रोड्स भी रहते थे। और इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि जो ब्रिक्स यूज करते थे ना वो जो घरों पे, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस वो पर्टिकुलर इस रेशियो में फाइंड आउट किया गया। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज थिंग हुआ करती थी। जो भी एक्सकवेशन करते थे वो मतलब स्ट्रेंज हो जाते थे एकदम कि अच्छा सरप्राइज कि ये कैसे हो गया कि 4:1, मतलब इतने प्लांट थे क्या वो। तो ये था अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट हड़प्पा और मोहनजोदारो में। दैट मीन्स इंडियन जो है वो अपन पहले भी काफ़ी डेवलप्ड थे। ठीक है, सिमिलर वे में आपका एंशियंट टाइम में भी इस टाइप के एग्जांपल्स मिलते हैं कि इन वैदिक पीरियड क्या रहता था आपका, ऑल्टर्स और वेदीज, है ना। वेदीज क्या होती थी आपकी कि जहाँ पे अपना रहता है ना कि बलि चढ़ाना, या फिर जहाँ पे हवन हुआ करता था, फायर प्लेसेस, तो वो पर्टिकुलर क्या होते थे। अब जैसे अपने इंडिया में तो चला आ रहा है कि ब्राह्मणों की हेल्प से अपन क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी जगह सुटेबल है, उस जगह की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। तो इनफैक्ट अपने पंडित लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि अच्छा इसका रेक्टेंगल शेप रखो, इसका स्क्वायर शेप में रखो, है ना। ठीक है, या फिर ये ट्रायंगल शेप में रखो, फायर प्लेसेस या वेदीज, ये सब को, ना। तो वहाँ पे हवन हुआ करते थे या वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी। दैट मीन्स उसको एक पर्टिकुलर हाइट दे दी जाती थी और वहाँ पे बलि चढ़ती थी। तो उसमें भी स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, हालांकि वो जरूर हो सकता है कि उनको उस टाइम पे पता नहीं होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है ना, बट वो उस टाइप की स्ट्रक्चर यूज करते थे। तो वहाँ से ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट देखो कैसे हुआ इन सब का। ऐसे ही आपके शुल्ब सूत्रास में मेंशन है आपका। ठीक है, और ऐसे ही इसमें आपका श्रीयांतारा जो कि अथर्व वेद है ना उसका एक पार्ट है, जिसमें क्या बोला गया है कि ये श्रेयांतारा क्या है, कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवूवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल को बुना हुआ था ऐसे एकदम, इस टाइप की भी स्ट्रक्चर मिली है। तो ये था पुराने टाइम का, एंशियंट टाइम्स में या एंशियंट सिविलाइजेशन में इस तरीके से पीपल ने अपनी प्रॉब्लम, जैसे इजिप्ट में प्रॉब्लम थी, इंडियन सिविलाइजेशन में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंशियंट इंडिया में पीपल इस टाइप की स्ट्रक्चर यूज भी करते थे, है ना। ये सब चीज़ें वहाँ से चलती हुई आ रही थी, बट हाँ उनका कुछ श्योर नहीं था कि वो नाम देते थे कि नहीं देते थे। ऐसा वर्क पहला स्टार्ट हुआ था ग्रीक, है ना, जहाँ पे थेलस आपके मैथमेटिशियन हुए थे। तो वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रूव दिया, किस चीज़ का प्रूव दिया, कि जो डायमीटर है ना वो आपके सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये डायमीटर देखो, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपके थेलस थे, और ये पहला नॉन प्रूफ है अपने इस ज्योमेट्री सेक्शन से रिलेटेड। तो थेलस का एक वो था पाइथागोरस, जिसका आपने नाम सुना होगा, अनुयायी बोलते हैं इसको, या फिर चेला टाइप में बोल दो या शिष्य बोल दो, है ना। ठीक है, तो वो पाइथागोरस थे। उसके बाद जो मैन वर्क अपना ज्योमेट्री में किया था वो थे आपके यूक्लिड, जो कहाँ से थे, इजिप्ट से थे, नाइल रिवर वाले, है ना। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि
इन्होंने जो भी इंडस था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया, या इजिप्ट हो गया, या बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो गया, या चाइनीज, ग्रीस, इन सब से जो भी इनको इनपुट मिल रहे थे या उस टाइम पे जो भी उनको सीखने को मिला, उन्होंने वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कि मान के चलो जैसे अथर्ववेद है ना, इसमें आपको ये एक 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक स्ट्रक्चर मिल गई जो आपस में क्या बुने हुए हैं। या फिर जो फायर फाइटर्स थे, फायर प्लेसेस थी, है ना, या वेदीज थी, वो किस स्ट्रक्चर में थी। तो उस टाइप के क्या रहते थे उस टाइम पे, ऐसे मान के चलो या तो मौखिक हो गया या फिर लिखित में थोड़ा बहुत। तो वो सब चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट किया, उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया लोगों से, या फिर अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि पर्टिकुलर फील्ड का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो वो स्ट्रक्चर क्या करते गए, वो इकट्ठा करते गए, उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर ली सब चीज़ें, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन में आ रही थी वो सब लिखते चले गए। तो वो हुआ उनका एक, उन्होंने क्या किया, कलेक्टेड ऑल नॉन वर्क एंड अरेंज्ड इन हिज फेमस ट्रीटीज कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, एक उन्होंने लिख दिया, एलिमेंट्स लिख दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, अपना सारा का सारा वर्क, जो भी आसपास की जो भी डेवलपमेंट हो रहा था या जो भी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रही थी या लोगों से जो भी सजेशंस मिल रहे थे, वो सारे के सारे इसमें रख दिए। और ये एक्चुअली क्या है, 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कौन सी, ये एलिमेंट्स, ये पर्टिकुलर कोई बुक है उनका। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैन वर्क था वो अपना किसने किया था, यूक्लिड ने किया था। इसीलिए अपन बोलते हैं इसको यूक्लिड ज्योमेट्री, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who arranged or organized all the works or all the structures in a single book or at a particular place। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने वो अरेंज किया, तो वहाँ से उसको एलिमेंट्स नाम दिया गया, उसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। तो ये था इनका बेसिक सा हिस्ट्री कि आपका ज्योमेट्री है वो कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे कैसे लोगों के एक्सपीरियंस रहते थे पहले के लोगों को, क्योंकि जब तक अपन पर्टिकुलर उनको नेमिंग नहीं देंगे तब तक अपने को आइडिया नहीं लगेगा कि वो सी चीज़ क्या है ना। तो ये सब था, मतलब यहाँ तक लोगों को ये नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, बट वो उस स्ट्रक्चर को यूज जरूर करते थे। हो सकता है अभी इस टाइम पे अपन कुछ चीज़ें यूज कर रहे हैं और पता लगा साइंटिस्ट उसके बारे में बोलेंगे अच्छा ये चीज़ पर्टिकुलर ऐसी है, तो उसको एक नेमिंग दे दिया जाएगा ना। जैसे आपका केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है ना, मतलब उसमें और एलिमेंट्स आ रहे हैं, और देखा होगा अपने पीरियोडिक टेबल में कि उसमें कुछ प्लेसेस है वो ब्लैंक रखे हुए हैं, दैट मीन्स वहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे आगे, अभी नहीं फुलफिल हुआ हो। इस तरीके से आपका ये वर्क प्रोसेस चलता है। तो ये बेसिक सा हिस्ट्री था ज्योमेट्री के रिगार्डिंग कि ज्योमेट्री कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे लोगों ने यहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, कैसे इसमें ट्राइंगल, स्क्वायर ये कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे इनका नेमिंग हुआ, वो सब अभी अब देखते हैं आगे अपन। तो फिर अब देखिए, चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखो हुआ क्या है कि यूक्लिड ने क्या किया, वो कैसे ऑब्जर्वेशन करता था ना, वो सब चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ आपको। यूक्लिड ने क्या किया कि जो भी था उसका इन्फॉर्मेशन वो एक्चुअल में क्या था, वो था एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिकल नोशन, मतलब जो वर्ल्ड था या फिर जो भी उसके सामने लैंडमार्क्स आते थे या जो भी स्ट्रक्चर आती थी उसका एब्स्ट्रैक्ट था वो। मतलब एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जस्ट उसके पास एक वेग आइडिया था, आइडिया टाइप में था, बस उसका नोशन का मतलब भी वही होता है, एक आइडिया था उसके पास कि अच्छा ये पर्टिकुलर थिंग ऐसी होती है, बस वही था उसके पास। जैसे फील्ड को ऑब्जर्व किया तो उसको ट्राइंगल शेप दिख गया, स्क्वायर दिख गया है ना, रेक्टेंगल दिख गया, तो बस वो उसको आइडिया था कि ये कुछ अलग अलग टाइप की शेप है बस। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आया, उसको बैठ के वो सोचा उसने, तो उसको आइडिया है। जैसे न्यूटन को क्या आया, ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग, है ना, कि जब सेब गिरा तब उसको आइडिया लगा कि ये क्यों गिरा ना। तो वैसे ही इसका है अपना कि उसने बैठ के ऑब्जर्व किया कि आसपास की थिंग्स है वो कैसे हैं, है ना। तो कैसे ऑब्जर्व किया उसने, देखो स्पेस या कोई भी एक सॉलिड होता है आपका, उसको कैसे ऑब्जर्व किया उसने, मान के चलो इसमें देखना, ढंग से समझना क्या है कि नीचे ये जो डॉट 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 कर रखा है ना, ये एक मेरा है सर्कल है, ठीक। तो ये मान के चलो ऐसा एक सर्कल है ना, तो ये सर्कल सर्कल से देखो कौन सा है, दो ये ट्रायंगल कनेक्टेड है, तो ये जो ट्रायंगल है ना ये आपकी तरफ है, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये आपकी तरफ है, और जो डॉट 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 कर रखा है ना ये आपके मतलब जस्ट ऑपोजिट साइड है, सामने एकदम, ठीक है। एक तो जस्ट आपके सामने हो गया
ये वाला ट्राइंगल तो ऐसे आपके सामने है, और ये जो रेड वाला है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नीचे है, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऐसे करूँ तो ये नीचे दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। ब्लैक वाला आपका ये वाला है और डॉट 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 वाला आपका रेड वाला है। सिमिलर वे में जो ये सर्कल है डॉट 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 वाला, ये डॉट 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 सर्कल कब कहाँ पे है, ये नीचे है इस पेज पे, और जो रेड वाला सर्कल है ना वो एक्चुअल में क्या है आपके जस्ट यहाँ पे है, ऐसे बिल्कुल ये जो मेरा हाथ आ रहा है ना इतना दूर पे है। तो ऐसे क्या हुआ, एक देखो नीचे इतना हाइट पे दूसरा सर्कल, इनके बीच में दो ट्राइंगल है, ठीक। सिमिलर वे में ये तो हुआ दो साइड ऐसी, ये देखो ये कब हो रहा है, देखो इस चीज को और बेटर वे में कैसे समझ सकते हो आप। सर्कल जस्ट नीचे वाला हो गया, जो मेरा हाथ रखा है ये मेरा सर्कल हो गया, ठीक। इसके ऊपर एक और सर्कल है, तो ये तो दो सर्कल है। दैट मीन्स आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या स्ट्रक्चर दिखेगी, सर्कल दिखेगी, है ना। अब देखिए, अब आपके सामने क्या रह रहा है, आपके सामने रह रहा है ट्राइंगल। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा, आपकी तरफ से देखोगे तो आपको दिखेगा ये ट्राइंगल, और आपके जस्ट अपोजिट कोई बैठा होगा ना उसको ये वाला ट्राइंगल दिखेगा, ठीक। सिमिलर वे में आपके जो राइट साइड में बैठा है उसको कौन सा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाली स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। सिमिलर वे में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उसको ये स्ट्रक्चर दिखेगी, ये वाली इतना इतना, वो मैंने यहाँ पे बना दी, तो ये स्ट्रक्चर दिखी। दैट मीन्स जब इस टाइप के ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा, और लेफ्ट एंड राइट में देखोगे तो आपको इस टाइप की दो स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये होती है 3D स्ट्रक्चर, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी देखते भी हो, ठीक है ना। VR में देखते हो ना, वर्चुअल रियलिटी जो होता है उसमें देखना आपकी, या 3D हो गया, उसमें आपको सब क्या दिखता है, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है ना। तो इस टाइप की पेपर पे दिखाने पे क्या होता है, आपको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने आपको ऐसा बताया। अब हो क्या रहा है इसमें, देखो ये तो एक हुआ। ऐसे ही आपका जो बॉल होता है ना, क्रिकेट बॉल, उसमें भी देखना आप क्या रहता है, ऐसे रहता है और ऐसे भी रहता है वो, है ना, मतलब यूनिफॉर्म दिखता है आपको। वो एक्चुअल में क्या आपका 3D है, ठीक है। वो स्पेस में है, जैसे स्पेस में क्या होती है डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता है ना स्पेस, वैसे ही बॉल का भी क्या है एक्चुअल में 3 डायमेंशन, स्पेयर हो गया वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, ट्राइंगल, सर्कल और ये वाली फिगर, ठीक। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी। दैट मीन्स क्या देखने को मिला अपने को, कि ट्राइंगल, मान के चलो ये ट्राइंगल है और ये वाली फिगर है, इसको सेपरेट कौन कर रहा है, देखो ये एक अलग पार्ट है, इस सॉलिड का अलग पार्ट है, ये पहला पार्ट बोल देता हूँ, ये मेरा अलग पार्ट है, इसको दूसरा पार्ट बोल देता हूँ, सर्कल वाला मेरा अलग पार्ट है, इसको थर्ड बोल देता हूँ। ये अलग अलग पार्ट है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो सरफेस है वो आपकी क्या कर रही है, सेपरेट वन पार्ट ऑफ द सॉलिड फ्रॉम अनदर पार्ट। तो ये जो सरफेस है इनको बोलते हैं सरफेस। सरफेस क्या होती है आपकी, ट्राइंगल शेप हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, है ना, या फिर पैरेललोग्राम हो गया, ये सब काइट हो गया, ये सब सरफेस है, सरफेस में कंसिडर होती हैं। अभी क्यों कंसिडर होती हैं, यही तो स्टार्टिंग से था कि क्या हुआ, अभी आता हूँ बताऊंगा ये सब चीज़ें कि क्यों कैसे हुआ, ठीक है। तो इनको बोलते सरफेस, इनको सरफेस बोला गया, अभी ऐसे याद रखो, सरफेस बोला गया। तो ये क्या हो रही है, ये सेपरेट कर रही हैं वन पार्ट फ्रॉम अनदर पार्ट। देखो यही तो है ट्राइंगल है, वो किसको सेपरेट कर रहा है, इन दो स्ट्रक्चर को सेपरेट कर रहा है। सिमिलरली सर्कल भी इन दो को अलग कर रहा है, सिमिलरली सर्कल ट्राइंगल को इसको सेपरेट कर रहा है। दैट मीन्स ये सारी की सारी सरफेस क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे पार्ट को अलग कर रही होती हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये ऑब्जर्व किया गया कि इनकी कोई थिकनेस नहीं होती है, ठीक। आगे, द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसेज आर कर्व्स एज वेल एज स्ट्रेट लाइन्स। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ये स्ट्रक्चर देखो आप, बाउंड्री क्या होती है, जैसे आपकी घर की बाउंड्री होती है, बाउंड्री मतलब चार दीवारी। तो ये इस, अगर ये मान के चलो आपने घर बना दिया इसमें, तो आपकी चार दीवारी देखो किस टाइप की होगी, स्ट्रेट लाइन, 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 और ये आपका कर्व शेप में हो गया। तो दैट मीन्स द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसेज आर कर्व और स्ट्रेट लाइन्स,
ठीक, ऐसा हुआ। लाइन क्या होता है? लाइन होता है आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट को मैं ऐसे रखता चला जाऊं। ठीक, अब ये तो मैंने कुछ पॉइंट रख दिया, अब मान के चलो मैं बीच में फिर रख देता हूं, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो बीच वाला गैप है वो फिल होता चला जाएगा। मान के चलो फिर मैंने यहां रख दिया, अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये एक्चुअल में क्या हो गई, यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं सारी की सारी। ये कनेक्ट हो गई तो ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई। ऐसी तो लाइन होती है। तो लाइन एक्चुअल में क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट था और यहाँ पे भी पॉइंट था, इसीलिए मैंने लिखा है कि लाइन है वो किस में एंड होती है? पॉइंट्स में एंड होती है, पॉइंट्स पे ही एंड होती है। अब देखिए हुआ क्या, जब भी आप इस टाइप की स्ट्रक्चर को देखने बैठोगे, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है ये वाली, तो इसमें आपको कितने डायमेंशन मिली? देखो, एक तो आपके सामने, एक जस्ट आपके ऑपोजिट, ठीक, एक इधर साइड और एक इधर साइड, एक आपकी राइट हैंड साइड और एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ये 6 क्या हो गई? साइड हो गई है ना। बट इसमें आप देखोगे तो डायमेंशन क्या होती है? 3 ही होती है। कौन सी? ये मान के चलो अगर लेंथ है, ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ आएगी, ठीक है, और ये इधर वाली हाइट आएगी, ठीक। इस तरीके से अपने को 3 डायमेंशन मिली। कहाँ से? इसको ऑब्जर्व करने से मिली है। फिर मैं बता रहा हूं, ये सारी की सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक आइडिया भर होना या फिर एक थॉट होना आपके माइंड में। अब वो फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है उसकी गारंटी नहीं है, सिर्फ क्या है? थॉट और आइडिया बेसिस पे है। वो सारा का सारा वहीं से स्टार्ट हुआ था कि कुछ ऑब्जर्व किया गया, कोई थॉट लाई गई, आइडिया लाया गया, उसको फिर क्या किया गया? पेज पे उतारने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि डिट्टो यही था। मान के चलो कि उस टाइम पे सरफेस की जगह में कुछ और वर्डिंग कर देता उसको, तो वो अपन अभी पढ़ रहे होते। बट उस टाइम क्या गया? सरफेस ही वर्ड दिया गया उनको, इसलिए अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? उनको सरफेस पढ़ रहे हैं। तो कहने का ये मतलब था कि कहीं ना कहीं से अपने को स्टार्ट करनी थी, बस। इस पे भी आता हूं मैं। चलिए अब देख लेते हैं ये। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो सॉलिड है उसकी कितने डायमेंशन होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। अब सरफेस है तो जैसे ये वाला है, ये हुआ आपका सरफेस, इसकी क्या डायमेंशन होगी? देखो, इधर होगी आपकी लेंथ और ये होगी आपकी विड्थ, ठीक है। या तो विड्थ बोल दो इसको या फिर हाइट बोल दो। नॉर्मली विड्थ अपन कंसिडर करते हैं। बस ये 2 ही होती है, इसकी थिकनेस नहीं होती है। तो ये लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक। तो इसकी दो ही डायमेंशन होगी, लेंथ एंड हाइट बोल दो। तो सरफेस की क्या होगी? 2 डायमेंशन हो गई। अब लाइन है तो लाइन तो देखो ये रही आपकी, ये तो क्या होगी? सिर्फ या तो लेंथ में बढ़ेगी, इसको लेंथ ना बोलोगे तो आप इधर ऐसे बढ़ाओगे तो ये हाइट में आ जाएगी, बट रहेगी तो क्या? वो लाइन ही। तो लाइन की कितनी डायमेंशन हो गई? 1। पॉइंट है, पॉइंट को तो आप जस्ट ऐसे लिखोगे, तो इसको माना गया कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, 0 डायमेंशन नाम दे दिया गया। तो यहां से बोला गया, इसलिए देखो सॉलिड होता है, इसीलिए आपका जब भी वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम में आपका क्या आता है? 3D बनता है। वो वॉल्यूम का जब भी कॉन्सेप्ट होता है, आप गिलास में पानी भरते हो वो 3D बनता है। क्यों? गिलास का खुद का नीचे का सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया पानी भरोगे आप, जैसे जैसे पानी ऊपर उठेगा हाइट आ जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो क्या हो गई? वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आ गई उसमें। इसीलिए सॉलिड होता है। वॉल्यूम अपन क्या कंसिडर करते हैं? मीटर क्यूब में कंसिडर कर दिए। सरफेस है, सरफेस से रिलेटेड क्या आएगा? आपका एरिया आएगा, उसको मीटर स्क्वायर कंसिडर कर दिया गया। लाइन है, किस में आएगी? लेंथ, इसको मीटर कंसिडर कर दिया गया। इसलिए ये सारे के सारे यहां से आते हैं, इनका यूनिट। और पॉइंट है तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो कुछ भी नहीं करेंगे अपन। तो ये रहा यूक्लिड्स डेफिनेशन में क्या हुआ? ये था यूक्लिड का ऑब्जर्वेशन। बस उसने ऐसे ऐसे ऑब्जर्व किया कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं उनको, उसने बैठा पन्ने पे लिखना स्टार्ट किया, तो उसको ये सब आइडिया आए, ठीक। अब इन आइडिया को मान लिया गया, तो इसलिए उसने क्या दे दी? कुछ डेफिनेशंस दे दी। क्या डेफिनेशंस दी? देखिए, पहला डेफिनेशन उसने दिया, ए पॉइंट इज दैट विच हैज ए नो पार्ट। अब ये डेफिनेशन दे दी उसने, दैट मीन्स
इसको क्या करेंगे अपन, रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट, मतलब ये जो डॉट लगाई मैंने ये मेरा क्या बन गया, पॉइंट बन गया। अब देखिए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब इसका कोई पार्ट नहीं है, ना उसकी कोई लेंथ है, ना कोई इसकी ब्रेड्थ है, ना कोई इसकी हाइट है। ठीक, सिंपल एक डॉट लगा दी मैंने, इसको पॉइंट मान लिया गया। मान लिया गया दैट मीन्स ये फैक्ट बन गया। अब यूक्लिड ने जो लिखा ना ये सब चीज़ें, ये एज ए फैक्ट यूज होती हैं। क्यों होती हैं, देखो मान के चलो कोई बोलता कि पॉइंट है, तो पॉइंट को ऐसे डिफाइन किया, तो बोलता कि पार्ट क्या होता है, तो आप पार्ट को डिफाइन करते, पार्ट को डिफाइन करते तो फिर एक नया वर्ड आता, उस नए वर्ड को फिर डिफाइन करते हैं आप, तो फिर एक नया वर्ड आता। ऐसे ही क्या क्या रहता है, एक चेन चलता रहता। तो मैथमेटिशियंस को क्या आइडिया लगा कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो अपने को रुकना है। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है तो ऐसे होती है। ठीक, जैसे 2 है तो 2 का ये स्ट्रक्चर दिया गया, अब ये 2 बन गया, ये स्टैंडर्ड बना दिया गया इसको। ठीक है, और जैसे ही आपका स्टैंडर्ड बन गया ये थ्रू आउट द वर्ल्ड वैसे ही चलने लग गया। सिमिलर वे में आपने क्या लिया, CGS यूनिट, MKS यूनिट, SI यूनिट है ना, ये सब दी, तो ये सब क्या था, ये एक स्टैंडर्डाइज किया गया कि ये ऐसा होता है। अब वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, क्यों ऐसा ही क्यों होता है, वो इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी थी, इसलिए अपना ज्योमेट्री में कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। कि पॉइंट को पहला डिफाइन किया गया। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये होता है क्या कि एक फाइन डॉट से लिख दोगे वो पॉइंट है जिसका कोई पार्ट नहीं होगा। पॉइंट इज ब्रेथलेस, हाइटलेस और लेंथलेस, मतलब ना ब्रेथ होती है ना हाइट और ना ही कुछ होता है इसका। होपफुली ये चीज समझ में आई अभी। तो ये पॉइंट के बारे में आइडिया था, तो दैट मीन्स पॉइंट से अपना बेसिक ज्योमेट्री का स्टार्ट हुआ। अब इसको मान लिया गया ऐसा। ठीक, जैसे 2 ऐसा क्यों होता है, मैं तुमको पूछूं कि अच्छा 2 ऐसा ही क्यों होता है, तो आप सोच के देखना कि 2 ऐसा ही क्यों होता है, क्या रीजन है कि 2 को ऐसा ही बोला गया। ठीक, तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। ठीक, सोचना कि लेंथ है उसको मीटर में ही क्यों मेजर करते हैं, ठीक, या फिर सेंटीमीटर में ही क्यों मेजर करते हैं, इसको केजी क्यों नाम नहीं दिया गया लेंथ को। ठीक है, अभी तुमको लगेगा केजी कैसे, क्या बोल रहा है, केजी कैसे हो सकता है, केजी हो सकता था पहले, उस टाइम पे केजी बना देते तो हो जाता अपना केजी। ठीक, इसलिए क्या बोलते हैं उनको कि स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे ही चलेगा, उनको मान लिया गया वैसा। ठीक, तो ऐसे ही पॉइंट को ऐसा मान लिया गया। उसके बाद लाइन को ऐसे ही माना गया है। लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है एक। जैसे ये लाइन में ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो अपने को दिख रही होगी कि ये इसकी कुछ ब्रेथ आ रही है ना, मतलब कुछ विड्थ है इसकी, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। ये क्या है, ऐसे एक बहुत ही पतली एक लाइन है जिसकी क्या है, सिर्फ लेंथ है, एल है, उसको लाइन नाम दे दिया गया। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई लाइन की। तो पॉइंट, लाइन और एक आएगा आपका प्लेन और सरफेस, ये सब आप एक माने गए हैं, है ना, कि मतलब ये ऐसे होते हैं, और यहां से फिर आपके बाकी चीजें आगे क्लियर होना स्टार्ट हुई। तो देखिए क्या हुआ फिर आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन उसने क्या बोला, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसने बोला ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा है कि पॉइंट्स है वो आपके अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ऐसे, तो वो आपका क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, यही ये और चीजें हैं इसी टाइप में। फिर क्या बोला उसने, सरफेस, ये भी है एक आपका एज्यूम किया गया, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ही है उसको सरफेस बोला गया। ठीक, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि लेंथ क्या होता है ये कभी डिफाइन नहीं हुआ है, लेंथ बोल दिया गया है वो होता है, दैट्स इट। ब्रेड्थ को भी कभी डिफाइन नहीं किया गया है, ये थोड़ी बस ये बोल दिया गया कि अच्छा ये ब्रेड्थ या विड्थ होता है। ऐसे कैसे पता कि ये लेंथ है, मान के चलो इसको ब्रेड्थ बोल देते शुरू में, तो अपन इसको ब्रेड्थ कंसिडर करते, ये आपका ब्रेड्थ है, हो सकता है शुरू में लेंथ बोलते तो लेंथ कंसिडर करते। तो क्या हुआ, पूरा का पूरा ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं बार बार, क्या हुआ कि ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि कहीं ना कहीं से अपने को स्टार्ट करना था।
तो इसलिए इन बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया गया। पॉइंट, लाइन और सरफेस को एज इट इज डिफाइन कर दिया गया और वहां से फिर आगे चला गया है। चलिए आगे क्या बोला गया, द एज ऑफ ए सरफेस आर ए लाइन्स, ये अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। फिर क्या हुआ, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। दैट मीन्स मान के चलो कि ऐसा कोई सरफेस है तो इस पे क्या होंगी आपकी ये स्ट्रेट लाइन्स इवनली होंगी। इवनली का मतलब क्या है कि बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम टाइप में ही रहेगा। तो ये डेफिनेशंस किसने दी, यूक्लिड्स ने दी। ये कुछ डेफिनेशंस है ना, ऐसे उसने बहुत सारी डेफिनेशंस दी। तो इनको क्या मान लिया गया है कि जो बोला उसने वो ही मान लिया गया। अब देखिए इन डेफिनेशंस का क्या रोल रहा वो आगे देखते हैं। अभी इन डेफिनेशंस का रोल रहा किसमें, आपके एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को डिफाइन करने में। ठीक, क्यों, यूक्लिड ने क्या किया, सर्टेन प्रॉपर्टीज थी जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, उनको क्या मान लिया उसने, उनको उसने एज ए फैक्ट मान लिया था। ठीक है, मतलब उनको प्रूव नहीं किया जा सकता था आगे, तो उसने ऐसा बोल दिया कि वो सारी की सारी क्या है, प्रूव्ड है, मतलब उनको प्रूव नहीं करना है। इस तरीके से हुआ। अब देखिए एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स विच आर ट्रीटेड एज ए ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। देख रहे हो, ऑब्वियस है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि सन राइजेज इन ईस्ट, ये क्या बन गया अपना, फैक्ट बन गया है। वैसे ही ये फैक्ट बन गए थे कुछ स्टेटमेंट जो क्या बन गए, फैक्ट बन गए। कौन से स्टेटमेंट, जो पीछे अपन ने डिस्कस किए हैं 7 पॉइंट, वो इसके अलावा और भी पॉइंट थे, उनको फैक्ट मान लिया गया कि ये ट्रूथ है बस। अब इनके लिए आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। यही क्या होती है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होती हैं। और क्या हो सकता है दूसरा डेफिनेशन एक्सियम और पोस्टुलेट का, द बेसिक फैक्ट्स, यहाँ पे भी देखो फैक्ट्स आ रहा है, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ए ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स का कोई आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, उनको बस मान लिया गया है कि ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है, बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अब आपसे पूछे कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, सीधे बोलना, स्टेटमेंट्स विच आर टेकन एज ए ग्रांटेड। ठीक है, एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होगी, फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ए ग्रांटेड विदाउट ए प्रूफ। ये आपके हो गए एक्सियम और पोस्टुलेट्स। फिर देखो यूक्लिड ने क्या किया कि उनको थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया। हालांकि आज के मॉडर्न में अपन देखें तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स को मतलब क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं अपन, ऐसा एज सच कुछ नहीं है। बट यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स है उसको क्या किया, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से ही लिंक किया। पोस्टुलेट्स को किससे लिंक किया, सिर्फ ज्योमेट्री से। और एक्सियम को उसने क्या बोला, थ्रू आउट ए मैथमेटिक्स। मतलब एक्सियम आपको पूरे मैथ्स में देख लेना, मिलते हुए रहेंगे आपको, हर चैप्टर में आपको एक्सियम्स मिलेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट हो गया, ये सब चीजें। बट पोस्टुलेट्स आपको क्या मिलेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो हालांकि ये आपस में इंटरचेंजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा यूक्लिड ने माना, यूक्लिड ने माना तो ऐसा लिख दिया गया। अब देखो यूक्लिड्स एक्सियम क्या बोलती है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आप सामने लिखूं ऐसे एग्जाम्पल कि, तो जैसे एग्जाम्पल पुट कर देता हूं मैं, 4 इज ग्रेटर देन 3। अब आपको इस टाइम पे ये क्या लग रहा है, एकदम ऑब्वियस लग रहा है, आप सीधे ही बोलोगे कि ऑब्वियस सी बात है 4 इज ग्रेटर देन 3, इसमें ऐसा क्या है। ठीक है, बट पहले ये क्या रहता था, अजीब सा लगता था कि 4 होता है कि है कि मतलब ग्रेटर होता है कि नहीं होता है ना। तो ये यूक्लिड्स एक्सियम से क्या हुआ, अपने को ये सब क्लियरिटी हुई कि स्टैंडर्ड मान लिया गया, फिर बताया गया, क्या लिखा गया, ऐसे लिखा गया कि भाई ये नंबरिंग है। ठीक है, हो गया आगे, ये नंबरिंग है, तो इसमें जो नंबर बाद में आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो 4 क्या आ रहा है, राइट में आ रहा है किसके, 3 के, दैट्स वाई 4 इज ग्रेटर देन 3। सिमिलर नेगेटिव नंबर में क्या होगा, जो नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। मतलब राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, आपका नंबर हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अब यूक्लिड ने देखो क्या क्या एग्जाम्स दिए वो मैं बता देता हूं आपको। उसने बोला कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। देखो
थिंग्स क्या बोला है इसमें, ए और बी है। ए किसके इक्वल है, वाई के, बी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, दो अलग अलग चीजें किसकी इक्वल है, सेम थिंग कौन सा यहाँ पे, वाई के। दो अलग अलग चीजें सेम थिंग की इक्वल है, सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तब क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए इक्वल्स टू बी आ गया आपका, ठीक है ना। ऐसे रहेगा आपका मैथ्स में। आप इस टाइप के कहीं पे भी सिचुएशन देखो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो किसी तीसरे ऑब्जेक्ट की इक्वल है दोनों, तब क्या होगा, वो दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो ऐसा उसने क्या बोला है, यूक्लिड ने बोला। और वहीं से अपन ने ये सब चीजें मान के चली हैं, कैसे, एज ए फैक्ट मान के चला है अपन ने, ठीक है। अब इसको प्रूव करने बैठोगे तो आपको नहीं मिलेगा, कैसे प्रूव कर पाओगे आप, ठीक। तो इसलिए इसको क्या मान लिया गया, एज ए स्टेटमेंट, और इसी को फैक्ट मान ले लिया गया, ठीक है। फिर देखो सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, कहने का क्या मतलब है, इक्वल्स यहाँ पे देखो क्या है, देखो जब भी मैं ये लिखता हूं, ये मेरा इक्वल है, ठीक है। इक्वल है तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इस साइड और एक होता है आपका इस साइड। तो ये दो पार्ट हो गए इक्वल के, ठीक है। तो यहां से क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो ये देखो ये इक्वल है, एक्स, ए और एक्स किसका इक्वल, इसका। ऐसे बी और वाई इसके इक्वल्स हैं। तो अगर इनको आप ऐड करो, ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई, तब ये भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है ना। ऐसा भी देखा गया है, ठीक। फिर देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अब यहाँ पे ऐड हो रहा था, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी क्या आएगा, वो इक्वल आएगा, कुछ अलग स्टेटमेंट ही नहीं है। फिर देखो क्या बोल रहा है फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का क्या मतलब है, 2 और 2 आप लिखोगे तो 2 और 2 की साइज तो इक्वल रखोगे। नंबर 2 है, इसका स्टैंडर्ड साइज है वो ये है, और इसका भी स्टैंडर्ड साइज 2 है। तो जब आप इन दोनों को लिखोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, आपको एक ही 2 मिलेगा। और पता लगा कि दोनों के दोनों 2 हैं, बट वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए, सुपर इम्पोज हो गए। तो ये हो गया कोइंसाइड होना, ये कोइंसाइड हो गए। तो एक्चुअल में आप क्या बोलोगे, दोनों 2 क्या है, इक्वल है। यही लाइन तो ये बोल रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक। ऐसे ही आपका अगर ये आपका 90 डिग्री है और ऐसे ही ये आपका 90 डिग्री है, मान के चलो कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो दोनों में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो बॉस वही आएगा जो इसमें है, वही 90 डिग्री इसमें है। ऐसा नहीं है कि इसका 90 डिग्री अलग है और इसका 90 डिग्री अलग है। 90 डिग्री का मेजर तो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है ना। ऐसे रखते हो तो ये 90 डिग्री आता है, ठीक है, मेजर करके देख लेना आप। फिर देखो क्या बोल रहा है फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। होल का मतलब क्या हुआ, पूरा, कोई भी एक पूरा नंबर है, वो अगर किन्हीं 2 पार्ट से या 3 पार्ट से या 10 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो वो सब पार्ट से बड़ा होगा, ठीक है, और सब पार्ट के सम के इक्वल होगा। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, और एंड विल बी इक्वल टू सम ऑफ ए पार्ट्स, ठीक। कहने का क्या मतलब है, देखो एक एग्जांपल दिया मैंने, 7 है, 7 2 पार्ट से मिलके बना, कौन सा, 3 और 4 से। तो आपको ऑब्वियस बात है कि 7 है वो 3 से बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर देन 3 एंड 7 इज ग्रेटर देन 4। ये साइन बताता है किसको, ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन। तो 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 4। बहुत ही सिंपल सी बात है। सम पार्ट्स का अगर सम करो तो वो इसके इक्वल आएगा। तो देखो 3 + 4 7 आ गया इक्वल, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट थिंग देखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का क्या मतलब है, ए है वो 2x की इक्वल है और बी वो भी 2x की इक्वल है, तब आपका क्या बनेगा, ये ए और बी इक्वल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग, जैसे ए है वो किसके है, डबल, कौन से डबल के, सेम थिंग, एक्स के डबल के इक्वल है। और ऐसी दूसरी है बी जो क्या है, एक्स के डबल के इक्वल है, तब आपका ए और बी इक्वल बनेगा। सिमिलर केस आपका हाफ्स का है, ये आपका 7th स्टेटमेंट है। इसका अगर हाफ कर दो, ए इक्वल टू x/2 है और b भी x/2 है, तब आपका क्या बन जाएगा, वो
अगर हाफ के टर्म में लिखोगे तो x/2 और b भी आपका x/2 है, तो इन दोनों से कंपेयर करोगे तो a = b ही मिलेगा आपको। तो ऐसे यूक्लिड ने एक्जियम और पोस्टुलेट का क्या दिया, स्टेटमेंट दिए। तो इनको क्या मान लिया गया, एक्जियम और पोस्टुलेट्स को फैक्ट मान लिए गए, है ना, कि यही अब फैक्ट है, यही ट्रूथ है, और इसी बेसिस पे आपका मैथ्स स्टार्ट हुआ। मैथ्स में भी कौन सा पोर्शन, जियोमेट्री पोर्शन। इसके आगे आपका थ्योरम्स आता है, कोरोलरीज आता है, वो सब के सब इन्हीं फैक्ट बेसिस पे, इनकी हेल्प लेके या इनसे कुछ रिजल्ट जनरेट हुए उनकी हेल्प लेके बने हुआ आगे। तो यहाँ तक जो मैंने बताया आपको वो सब क्या था, यूक्लिड का ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। उसने चीज़ों को आसपास ऑब्जर्व किया, सारी जो भी नॉलेज था वहाँ पे एग्जिस्टिंग जिन जिन लोगों के पास, वो कलेक्ट किया, और उसको ऑब्जर्व करके उसने ये सारे के सारे स्टेटमेंट लिख दिए और बोल दिया कि भाई इसको मानो। इसको मानने के बाद अब आगे बढ़ो आप, तब आप कुछ और सोच पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज़ पे अटक के बैठ गए कि पार्ट क्या होता है, पार्ट में नया वर्ड है उसको खोजने बैठ गए, फिर वो एक नया वर्ड है उसको खोजने बैठ गए, तो ये तो एंडलेस चेन था, चलता ही रहता, तो आपका आज तक ज्योमेट्री डेवलप ही नहीं होता, है ना। तो इसलिए क्या गया, एक ब्रेक दिया गया, बोला गया कि ये ऐसा है, यही है, अब इसको मानो, अब आगे बढ़ो और रिसर्च करो आगे। इस तरीके से अपना ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट हुआ था। अब इसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स।